नमस्कार मित्रों, आज सीधू ने सट में हमारे साथ चंडीगढ़ से अजय शुक्ला जी जुड़े हैं। अजय जी देश के प्रतिष्ठित संपादक हैं और उनका परिचय देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो हमारे चैनल पर नियमित रूप से आपके समक्ष रूबरू होते हैं और आपको जो पसंद आता है उनका बेबाक विश्लेषण तथ्यों के आधार पर उसके लिए वो जाने जाते हैं। अजय जी, आपका सीधू ने सट में स्वागत है। और आज बात जो करेंगे वो बिहार की बात करेंगे। बिहार में हालांकि आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हो रही है सदाकत आश्रम में, जो कि कांग्रेस का मुख्यालय है। वहां पर 40 साल के बाद में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग वहां हो रही है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इसमें शरीक हो रहे हैं। और बिहार में चुनाव भी आ रहा है, इसलिए वहां पर काफी उठापटक है। जिस प्रकार से गोदी मीडिया ने हाय तौबा लगा के रखा है और पता नहीं क्या क्या बातें राहुल गांधी के बारे में, तेजस्वी यादव के बारे में ये करते रहे हैं। और आज तो हद तो रविशंकर प्रसाद ने कर दी। रविशंकर प्रसाद इतिहास से लेकर वर्तमान तक राहुल गांधी और कांग्रेस को यानी उसकी बुराई करने में, तो शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जगजीवन राम को कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। हालांकि वो बेचारे भूल जाते हैं कि 77 के बाद में 93 एमपीज जनसंघ गुट के होने के बावजूद उन्होंने जगजीवन राम को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया था। यानी उन्होंने जो कहा, कांग्रेस पर जो आरोप लगाया वो उन्हीं पर लग सकता है। उन्होंने जयप्रकाश नारायण का नाम लेकर भी बातें करी। उन्होंने कहा, एक और झूठ बोला कि 8 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी दी है मोदी सरकार ने। मेरे ख्याल से ये लोग झूठ बोलने में माहिर हैं और मुझे लगता है कि ऐसे वक्त में जब बिहार में चुनाव है, राहुल गांधी और तेजस्वी के बीच में मनमुटाव की खबरें बहुत छाई हुई है और अखबारों में 20-20 साल से जो कि मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के नीतीश कुमार अपनी उपलब्धियों के गुणगान करते हुए विज्ञापन फ्रंट पेज पर आज दे रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि वो घबराए हुए हैं, भाजपा घबराई हुई है। प्रशांत किशोर भी भाजपा के डेप्यूटी सीएम और इनके जेडीयू के जो मिनिस्टर हैं, इनके लाडले मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार के, और अशोक चौधरी, उनके बारे में भी बहुत कुछ बातें खुलकर कहते हैं। पता नहीं वो किसके खिलाफ हैं, वो समझ में नहीं आता है। मगर हम ये मानते हैं कि प्रशांत किशोर मोदी जी के मोल हैं और वो मोदी जी के लिए काम करते हैं। हालांकि उन्होंने नई पार्टी बना के रखी और सभी सीटों पर 243 सीटों पर वो चुनाव लड़ने वाले हैं। अब महागठबंधन वर्सेस एनडीए का वहां पर अभी सीट का विभाजन, यानी वो कौन कितनी सीट लड़ेगा उस पर समझौता नहीं हुआ दोनों में। तो ऐसे वक्त में जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग वहां हो रही है और पायलट ने वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी है, तो आज हमने अजय जी से रिक्वेस्ट करी थी कि अजय जी, ये युवाओं के देश में युवाओं से संबंधित सब चीजें दुनिया भर में चल रही हैं, तब कांग्रेस वर्किंग कमेटी और बिहार का चुनाव, इसको लेकर आज हम बात करें। तो अजय जी ने हमारी विनती स्वीकार कर ली थी और आज हम अजय जी का फिर से एक बार स्वागत करते हैं। अजय जी, आपका स्वागत है और आप कृपया
इस विषय पर अपना विश्लेषण प्रस्तुत करें। नमस्कार डॉक्टर साहब और हमारे सभी दर्शक मित्रों को नमस्कार। मैं शुरुआत करूं उसके पहले मैं बताना चाहूंगा कि भारत सरकार, चूंकि रविशंकर प्रसाद का आपने जिक्र किया, तो मुझे लगता है कि बता देना ज्यादा जरूरी होता है और तथ्यों के साथ बताना जरूरी होता है। ये भारत सरकार का लेटर है, चिट्ठी है, प्रेस नोट है। इस प्रेस नोट में वो कह रहे हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो पीएमओ के मिनिस्टर हैं, वो कह रहे हैं कि हमने अपने 9 साल का इन्होंने जो दिया था उसका बता रहा हूं, उसके बाद में 2 साल का अतिरिक्त है वो अलग बता रहा हूं। तो इन्होंने दिया कि हमने कुल 9 लाख सरकारी नौकरियां दी 9 साल। मैं नहीं कह रहा हूं, भारत सरकार कह रही है और मिनिस्टर कह रहा है पीएमओ का। जो पीएमओ के मामले में बोलने के लिए अधिकृत है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो पीएमओ का मिनिस्टर, नरेंद्र मोदी के राज्य मंत्री। अब आप सोचिए, उन्होंने विभाग वाइज भी पूरा आंकड़ा दिया है, किस विभाग में कितना। और ये भारत सरकार की चिट्ठी है, मेरी नहीं है। सब में दिया, उन्होंने गिनाया कितने कितने कहां दिए, क्या दिए। और इनमें भी जो 9 लाख गिनाए, इनमें 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट वाले थे, यानी 6 लाख नौकरियां दी, 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट पे रखे, यह कुल मिला के 9 लाख का है। अब इसके बाद में एक दूसरा लेटर है जिसको हम देखते हैं कि इसमें कितने दिए। इसके बाद में जो 2025 जुलाई में जो फाइनल आया, में टोटल नरेंद्र मोदी ने उसके बाद 51,000 और बांटे। 51,000 से अधिक लोगों को मिली सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र उसके बाद हो गया। यानी टोटल कॉन्ट्रैक्ट और सब मिला के 9.5 लाख मिला। अब आप सोच लीजिए। हालांकि मोदी ने वायदा किया था कि हर साल हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे। बाद में अमित शाह ने कहा कि यह तो जुमला था। मैं यही कह रहा हूं। अब आप ये देखिए, ये जो खुद नरेंद्र मोदी दे रहे हैं और उसके बाद बता रहे हैं, उससे यह बात समझ में आती है कि टोटल उन्होंने जो 16वां रोजगार मेरा आखिरी उन्होंने किया, और उस तक के टोटल आंकड़े जो इन्होंने बताए हैं वो 9,81,000 बताए कि टोटल 9,81,000 रोजगार 11 साल में दिए। 11 साल लोगों को मूर्ख बनाया। तो ये नौकरी दी है। अब एक आ जाइए, एक आपके ही राज्य से मनसुख मांडविया आते, और मनसुख मांडविया ने 5 अगस्त, ये मैंने जुलाई तक का बताया, 5 अगस्त 2025 को एक वो कहा, और उसमें एनडीटीवी को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने नौकरी की बात नहीं की। वो कह रहे हैं, आप देखिए, वो बता रहे हैं कुल मिला के कि हम नरेंद्र मोदी जी ने अपने 11 साल में कुल 17 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया। रोजगार, अब रोजगार कैसे दिया है उसका कोई डेटा नहीं है इनके पास। रोजगार क्या है? नौकरी है, बिजनेस खुलवाया है, क्या किया है? तो साहब, इसका जब मैं रोजगार के जो अधिकारी हैं उन लोगों से जब मैंने बात की, तो उनका साहब ये नौकरियां नहीं है,
हमने क्या किया, एक सर्वे कराया कि पेट्रोल पंप पे कितने लोग काम करते हैं, क्या करते हैं। तो पहले हम ये डेटा तैयार नहीं करते थे कि आपके यहां कोई मान लो एजेंसी है, कोई दुकान है, उनके हम डेटा तैयार नहीं करते थे। अब हम उनके तैयार करते हैं, जो रजिस्टर होते हैं दुकानें, कि उनमें कितने लोग काम कर रहे हैं, हम उसे उसमें जोड़ते हैं और उसे भी अब काउंट करते हैं। फिर मनसुख मांडविया कह रहे हैं कि 11 लाख युवाओं को नौकरी दी। अब आप देखिए डेटा अजब अजब से, वो 9,81,000 का दे रहे हैं, ये जो है 11 लाख का दे रहे हैं मनसुख मांडविया। चलिए ये अगस्त में बोल रहे हैं, तो मैं सोचता हूं कि हो सकता है अगस्त तक कुछ और बढ़ गए हों, क्योंकि वो तो फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर दे रहे थे। अचानक 2 महीने में इतना बढ़ गया होगा कि बहुत रोजगार दे दिया होगा भाई। चलिए वो भी मान लेते, सब मान लेते। तो सब मान के भी पहुंचे तो रविशंकर प्रसाद ये आंकड़ा कहां से ले आए कि 8 करोड़ को नौकरी दे दी? वो एसिक का आंकड़ा दे रहे, एसिक का डाटा बता के बोल रहे हैं। अब उसमें तो पुराने, मैं यही कह रहा हूं, मैं यही तो कह रहा हूं साहब कि ये कौन सा इस समय पूरे देश में जो लोग काम कर रहे हैं उनका दे रहे हैं, क्या है, कहां से आए, ये आंकड़े हैं क्या? तो सब यही खड़ा हो जाता है कि इनके पास कुछ नहीं है झूठ बोलने की। ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? कांग्रेस पार्टी की CWC की बैठक 85 साल बिहार में हो रही है, सदाकत आश्रम। 1940 में लास्ट हुई थी और 1940 के बाद में अब हो रही है। अब आप सोचिए, जब हो रही है तो उसमें वो मुद्दे एड्रेस किए जा रहे हैं जो मुद्दे बेहद जरूरी है। कांग्रेस ने जिन 28 मुद्दों को यहां डिस्कशन के लिए रखा है, वो पटना की धरती से पूरे देश को आवाज देता है। जो इसमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों मसले शामिल हैं, जिसमें भारत एक बेहद चुनौतीपूर्ण और चिंताजनक दौर से गुजर रहा है, इसको लेके चर्चा है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। हमारी मुसीबतें नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की नाकामी कूटनीतिक विफलता का नतीजा है, जिस पर वो पूरी चर्चा हो रही है। आज हमारी वोटर लिस्ट से किस तरह खिलवाड़ किया जा रहा है और इनको लेकर बिहार में जो लोकतंत्र की जननी माना जाता है, उस बिहार में किस तरीके से वो किया जा रहा है, उसको लेके कांग्रेस प्रतिज्ञा लेने वाली है। जी, जब लिखा है इसमें चौथे नंबर के क्लॉज में कि ठीक 85 साल पहले रामगढ़ में AICC की सेशन में पहली बार संविधान सभा का प्रस्ताव आया, यानी संविधान सभा का प्रस्ताव 1940 में इसी बिहार में आया था और इसी बिहार में चर्चा हुई। यजमान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जी। और जो नेहरू कमेटी की रिपोर्ट थी, जो पंडित मोतीलाल नेहरू जी ने तैयार की थी, क्योंकि संविधान जो है वास्तव में मूलतः पंडित मोतीलाल नेहरू ने 1928 में पेश कर दिया था, दे दिया था अंग्रेजी हुकूमत को। उसी को ही और रिफॉर्म करके धीरे धीरे करके लाया गया और बाद में फाइनल हुआ। सबसे पहला संविधान भारत में पंडित मोतीलाल नेहरू ने बनाया। अच्छा, जो प्रस्ताव आया उसे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर अंबेडकर और राजेंद्र प्रसाद की उसमें तय किया गया, जिसमें एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार की बात की गई थी। लोकतंत्र का पे चर्चा होनी है हो रही है, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव को लेकर के, और इसके जो सवाल उठ रहे हैं इस पर कैसे लड़ाई लड़ी जाए, कैसे क्या क्या हो रहा है, और इसके लिए रणनीति तय होगी। और बिहार की तर्ज पर अब देश भर में
लाखों लोगों के वोट काटने की जो साजिश हो रही है उसको लेके उसमें सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक और कमजोर गरीब व्यक्ति का वो अधिकार छीना जा रहा है। और वोटर का अधिकार छीनने का मतलब है आपके सारे अधिकार छीन जाना जी क्योंकि सरकारें वोट से ही डरती हैं, तभी आपको कुछ देती हैं कि ये ले लो, चलिए किसान को दे देते हैं, यूथ को दे देते हैं, इसको दे देते हैं, उसको दे देते हैं, तभी देते हैं। महात्मा गांधी का 100 साल पुराना दिया गया स्वदेशी का मंत्र जो था, जिसमें होली जलाई गई थी विदेशी कपड़ों की, उसको लेकर के कि आज मोदी को याद आ रहा है, वो अभी तक मोदी सब विदेशी कर रहे हैं। मैं इत्तेफाक से आपके पास जब बैठा हूं आके, मैं चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन से आया हूं जहां पर 26 तारीख को MiG-21 रिटायर हो जाएगा भारतीय वायुसेना से। MiG-21 भारत का पहला वह लड़ाकू जहाज है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत में लेके आए थे, जिसके बाद भारत की वायुसेना बनी थी, मजबूत हुई थी। और आप सोचिए उसमें हमने रसिया से मदद ली थी, लेकिन रसिया से हमने 7 जो है उनसे खरीदे थे, फिर हमने उनसे टेक्नोलॉजी ली और हमने HAL में 700 बनाए, 7 खरीदे, उसको देख के हमने 700 बनाए। और हमारे लिए गर्व की बात यह 1965 की लड़ाई हो या 1971 में हमारी पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर देने वाली लड़ाई हो या ऑपरेशन कारगिल हो, जब हमारी कारगिल चोटी पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था उसे छुड़ाने में हो, इन तीनों में हमने जीत हासिल की। और उस जीत हासिल करने में उस MiG-21 का बहुत बड़ा योगदान था जो पंडित जवाहरलाल नेहरू लेके आए थे और फिर उसे स्वदेशी बनाया। यानी पहला जहाज हमारे यहां स्वदेशी MiG-21 बना था। उसके बाद में डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार में तेजस को लेके हमारा समझौता हुआ और नरेंद्र मोदी सरकार आते आते उसका उत्पादन शुरू हो गया, तो अब उसकी जगह वो तेजस लेगा। तो यह बता रहा हूं। राफेल के बारे में तमाम सारी चीजें हैं, चूंकि मेरे पास में फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, लेकिन मैं उस पर अभी बोलना नहीं चाह रहा हूं क्योंकि विषय भ्रमित हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो स्वदेशी का नारा था वास्तव में नेहरू ने किया था, उसे इंप्लीमेंट किया था। विदेशी कार से नहीं चलते थे, एम्बेसडर से चलते थे। देश के लोगों को के लिए महिंद्रा से जीप बननी शुरू हो गई थी। भारत में HMT का ट्रैक्टर बनाना शुरू कर दिया था। टाटा को कहा कि लीलैंड नहीं, हमें टाटा का जो है ट्रक चाहिए, तो टाटा का स्वदेशी ट्रक शुरू हो गया था। इसी तरीके से तमाम सारी चीजें स्वदेशी शुरू हुई थी। तो यह बताना चाह रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के शासनकाल में जो चीन से व्यापार था आयात करने का, स्वदेशी नहीं आयात करने का, वो 5 गुना बढ़ चुका है जी। अब आप समझ लिए, आज हमारा देश कई समस्याओं से जूझ रहा है, जिनमें सबसे बड़ी समस्याएं आर्थिक मंदी, बेरोजगारी और सामाजिक ध्रुवीकरण और संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करके उन पर कब्जा करना है। फिर 9वां पॉइंट है 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, जो आपने अभी कहा। युवा रोजगार के बिना भटक रहे हैं। नोटबंदी और गलत GST ने अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया। 8 सालों में नरेंद्र मोदी ने GST के जरिए पूरे देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया। कांग्रेस पार्टी इसको लेके लड़ाई लड़ती रही, राहुल गांधी बोलते रहे और इसी कारण से रोजगार जनरेट नहीं हो पाया। यानी रोजगार का मुद्दा जो जन जी है उसका मुद्दा एड्रेस किया जा रहा है। मोदी ने
देशवासियों को का जो खर्च की स्थिति थी, आमदनी के औसत में बहुत बुरी कर दी, महंगाई बढ़ी, सब कुछ बढ़ा, और खर्च वो कैसे करे, उसके पास असल में बचत ही नहीं हो पा रही है। उस कारण से प्रधानमंत्री ने किसानों की आय 2020-21 में कहा था कि हम 22 के पहले पहले आते आते हम दोगुनी कर देंगे, लेकिन नहीं हुआ, उल्टा बर्बाद कर दी। 750 किसान मर गए प्रोटेस्ट करते करते। जी। मोदी सरकार के साथ अन्य राज्यों में भाजपा की सरकारें भी मिलकर के ध्रुवीकरण कर रही हैं, सांप्रदायिकता को बढ़ा रही हैं, और ये कर रही हैं। इसका उदाहरण है कि आज जब आदित्यनाथ एक कार्यक्रम में संबोधित कर रहा था तो वो बता रहा था कि मुसलमान शासकों के आने के पहले 20 करोड़ हिंदू हुआ करते थे, जो मुगलों के आने के बाद 8 करोड़ रहे। साहब, बड़ी अजीब सी बात है। आबादी ही नहीं थी, और जो आबादी, टोटल आबादी नहीं थी, वो कह रहा है कि इतने थे, इतने हो गए। इससे जाहिलियत समझ में आती है, और नफरत के लिए कुछ भी झूठ बोलेंगे, कैसे भी बोलेंगे, उसको वो है। इसके बाद में जो रखा है कि भाजपा ने 2024 में नीतीश कुमार को फिर से समर्थन देकर बिहार में एनडीए की सरकार बनाई। नीतीश कुमार ने विकास का वादा किया था, लेकिन बिहार की अर्थव्यवस्था खराब की। डबल इंजन का जो दावा था वो खोखला हुआ, और बिहार बर्बादी में। बिहार में बेरोजगारी दर 15% से ऊपर है। हर साल लाखों युवा जो है पलायन कर रहे हैं, भर्ती घोटाले हो रहे हैं, युवा सड़कों पर लाठियां खा रहे हैं, इनकी लड़ाई लड़नी। बिहार में किसानों की हालत देश में सबसे बुरी है। हर साल लाखों लोग कोसी और गंडक नदियों के कारण जो है बर्बाद हो जाते हैं, और उसके बाढ़ प्रबंधन का कोई इंतजाम नहीं किया गया। प्रधानमंत्री ने अनेक मौकों पर बिहार के चीनी उद्योग के पुनरुत्थान का वायदा किया, और 10 साल में उस पर 1% भी काम नहीं हुआ। एनडीए गठबंधन में जिस तरह आंतरिक कलह है, नीतीश कुमार को भाजपा ने मानसिक रूप से सेवानिवृत्त कर दिया है, और अब उन्हें खुद भाजपा ही धीरे धीरे खत्म कर रही। बिहार की 80% आबादी ओबीसी, ईबीसी और SC/ST वर्गों से है। जनता जातिगत जनगणना और आरक्षण नियमों में पारदर्शिता चाहती है, वह नहीं हो रहा है, उसकी लड़ाई। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरकर जातिगत जनगणना के लिए मजबूर किया। बिहार में इसको लेकर के काम किए जाने की जरूरत है, और इस पर बात होगी। तो इसके अलावा प्रधानमंत्री से सवाल किए गए हैं, क्या मजबूरी है कि बिहार की जनता को सरकार द्वारा पारित 65% आरक्षण को संवैधानिक सुरक्षा वो नहीं दिला पाए। तो इसको लेके, जबकि तमिलनाडु में 69% आरक्षण है, तो इसको लेके 9 में डालते हैं, परिशिष्ट 9 में डाला है जी, उसी प्रकार डाल सकते हैं। हाँ। तो सबसे अजीब बात है, यूपी के मुख्यमंत्री ने की, जो अपने आप को प्रधानमंत्री का उत्तराधिकारी करते हैं। उन्होंने पहले आरक्षण के विरोध में भी लेख लिखा था, अब उन्होंने जातियों के नाम पर होने वाली रैलियों पर रोक लगा दी। क्या प्रधानमंत्री देश को बताएंगे कि एक तरफ हम सब जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सामुदायिक कार्यक्रम, रैली और सब कुछ करने पर जेल डालने की बात मुख्यमंत्री कर रहा है? ये क्या है? बिहार राज्य का शासन और प्रशासन लंबे समय से छुट्टी पर है। हर दिन लूट, हत्या की घटनाएं हो रही, अपराध में निरंतर बढ़ोतरी हो रही, स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है, और इसको लेके बुरी स्थिति है। सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, अस्पतालों में दवाओं की किल्लत है, मिलते नहीं है। एक साधारण बिहार वासी की बीमारी की स्थिति में प्राइवेट अस्पताल शोषण करते हैं, और वो बिहार से बाहर इलाज के लिए जाने को मजबूर होता है। बिहार की जनता भाजपा का धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं चाहती है, वो विकास केंद्रित राजनीति चाहती है, वो अपनी बेसिक और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन चाहती है।
विकास, रोजगार, सामाजिक न्याय और सुशासन चाहती है और इसको लेके कांग्रेस लड़ेगी। बिहार में ने अपने ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक योगदान के माध्यम से भारतीय राजनीति को मजबूत किया है। यहाँ की जनता तो इसलिए यहाँ के दलित, आदिवासी, पिछड़े, अति पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग के उत्थान के लिए संघर्ष किया। तो अब बिहार के पुनर्निर्माण का बिगुल कांग्रेस की CWC में फूंका जाएगा। ये मेन आज, जिसमें बिहार के लोगों को रोजगार, योग्यता के मुताबिक शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय और सुशासन मुहैया कराने और स्वर्णिम बिहार का जो सपना है उसे साकार करने की दिशा में काम करेगी कांग्रेस। और आखिरी है, 2025 के विधानसभा चुनाव में न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश के लिए, क्योंकि मील का पत्थर साबित होगा और मोदी सरकार को की भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए शुरुआत बिहार से होगी। ये 28 संकल्प हैं कांग्रेस के, जिन पर कांग्रेस CWC कर रही। अब आता हूं जो कांग्रेस के CWC के प्रस्ताव है। राहुल गांधी ने वोट चोरी की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने युवाओं को संबोधित किया और जो ट्वीट किया उसमें लिखा